स्वागत है। और आज कुछ समय बस रह गए हैं जुलाई सीरीज की एक्सपायरी को और बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिली है। तो अगले 1 घंटे अब आपको बताएंगे कि ये जो रिकवरी हो रही है उसमें बाजार में ट्रेड कैसा लेना चाहिए। मैं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम भी जुड़ चुके हैं और अगले 1 घंटे हम नजर डालेंगे कि इस वक्त कमाई के मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं और अगले 1 घंटे में बाजार की चाल कैसी रह सकती है, जुलाई सीरीज की एक्सपायरी कहां पर हो सकती है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि शो में आगे क्या कुछ खास होगा। तो 2:35 पर हम आपके सामने लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स, जहां पर कि हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो कि आपको बताएंगे कि क्लोजिंग में कहां पर मौके दिखाई दे रहे हैं ट्रेड के लिए। 2:40 पर ऑप्शंस के चैंपियन, जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे ऑप्शन की रणनीति। 3 बजे मार्केट एट 3 में उन खबरों पर चर्चा होगी जहां पर की एक्शन है जिन स्टॉक्स में। 3:05 पर डीलिंग रूम में किस स्टॉक को लेकर हलचल है, ये सेगमेंट आपके सामने रखेंगे। खबर गर्म है में 3:15 बजे BTST STBT ट्रेड की शुरुआत होगी और 3:20 पर आपको बताएंगे कि कल कौन कौन से अहम इवेंट्स हैं जहां पर की आपको नजर रखनी है। बाजार पर नजर डालें तो पहले क्विकली इस वक्त के बड़े एक्शन आपके सामने रखेंगे। निफ्टी अब 24,400 के पार, निचले स्तरों से शानदार रिकवरी, करीब 200 अंकों की रिकवरी है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में भी काफी शानदार रिकवरी इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी 200 पॉइंट नीचे है, लेकिन निचले स्तर से देखेंगे तो करीब 340 अंकों की माफ कीजिएगा, करीब 200 अंकों की रिकवरी यहां पर भी देखने को मिल रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में अच्छी तेजी है। आज दूसरे दिन भी HPCL, BPCL, IOC ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। ऑटो, एनर्जी और फार्मा शेयरों में भी आज अच्छी खरीदारी है, लेकिन वहीं मेटल, रियल्टी और सरकारी बैंक में आज दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये है इस वक्त की बाजार की चाल। क्या तो कुल मिला के बाजार के अंदर आज भी वही काम हुआ जो पिछले 3 दिन से देख रहे हो, यानी कि गैप डाउन, उसके बाद फिर भरपाई निफ्टी के अंदर हो जाती है। बैंक निफ्टी थोड़ा पीछे छूट जाता है। आज भी वैसे हुआ। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो आपको साफ साफ दिख रहे हैं। अभी भी करीब 400 पॉइंट का फॉल है बैंक निफ्टी के पास, लेकिन निफ्टी के पास फॉल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। क्रेडिट किसको देना चाहिए? रिलायंस को। रिलायंस की आज की रिकवरी काबिल तारीफ़ है। ये फिर से 3,000 के आसपास पहुंच गया, 2950, जैसे हमने आपको सुबह भी बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया आप चेक कर लीजिए, 2950 का ही लो लगा हुआ है। उसके बाद से इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और सीधा रिकवरी मोड दिखाया। एक सुबह आपको दूसरा प्लेयर भी बताया था जिसका नाम है HDFC बैंक, और ये भी बताया था 1590 1600 का स्ट्रॉन्ग बेस है, दीवार नहीं तोड़ेगा। चेक कर लो आप, 1600 के आसपास का स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के बाद इसने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या ये दोनों ही शेयर्स आपको बार बार बचाते रहेंगे या इसके अलावा कुछ और शेयर्स भी हैं सिस्टम में जो आपको बचा सकते हैं? फ़िलहाल उसका जवाब है ना। फ़िलहाल इन दोनों के शेयर्स के पास काफ़ी बड़ा दारोमदार है और इन दोनों शेयर्स पे काफ़ी इंपॉर्टेंस है कि बाज़ार को अच्छे से मैनेज करें। एक और सेगमेंट भी है जो मैं बोलूँगा कि बाज़ार के अंदर बड़ा रोल प्ले करेगा, और मैंने आज सुबह उसको एक चाबी भी वाला भी बोला था कि उसके पास पूरी चाबी है, वो है IT। निफ्टी IT इंडेक्स, IT के नंबर्स अच्छे आए हुए हैं। नेस्डेक के 2 राउंड की गिरावट के बाद भी, एक बार ज़रा दिखाइएगा IT इंडेक्स, 2 राउंड की गिरावट के बाद भी IT इंडेक्स में करीब आधे % तक का फॉल नहीं है। ये इंडेक्स की बात बोल रहा हूँ। स्टॉक्स में तो कुछ ऐसे शेयर्स में मिल जाएंगे जो बहुत एक्टिव है और वो बड़ा भी काम कर रहे हैं। एक और चीज़, आज 8% विक्स बढ़ा है थोड़ा सा। हालांकि विक्स उस जगह पर नहीं पहुंचा जहां पे मार्केट के अंदर वापस से कंसर्न उठाए, और यही विक्स मैंने आपको सुबह भी नोटिस करवाया था कि यही विक्स है जो बार बार बाजार को नीचे टिकने नहीं दे रहा, क्योंकि फियर नहीं है ना मार्केट के अंदर। गिरावट आ रही है, लोग इसको अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं। ये गिरावट जो आती है, और पिछले 3 दिन से भी यही हो रहा है, गिरावट आ रही है, मार्केट इसको अपॉर्चुनिटी समझता है और पुल बैक करके ऊपर भी आ रहा है, और आ भी रहा है। कोई वो गलत भी नहीं सोच रहे। वो जब बड़ा डिप लग रहा है मार्केट के अंदर वो ले रहे हैं और वापस बाजार ऊपर भी आ रहा है, लेकिन ये किस दिन पलटी खा जाएगा, किस दिन क्या हो जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये पॉइंट ध्यान है। दूसरा पॉइंट, क्या बार बार किसी चीज़ को गिरा के ऊपर ले आने का कुछ सिंबॉलिक मीनिंग देना चाहता है मार्केट? यस, मार्केट के पास 3 बड़ी चीज़ें हैं। अभी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे तो आपको वो भी थोड़ा गाइड कर लेंगे। मैं अपनी अल्पबुद्धि से आप पॉइंट कुछ रख देता हूँ आपके सामने। जैसे पहला पॉइंट, FIs,
दूसरा लिक्विडिटी, तीसरा मार्केट के पास लीडरशिप है। तो ये तीनों चीज़ों का अभी मेजर क्राइसिस नहीं है। चौथा, ग्लोबल मार्केट्स के अंदर भी मेजर क्राइसिस नहीं है। आज पहली बार फील हुआ मेरे को काफ़ी दिनों बाद कि थोड़ा हमने ग्लोबल मार्केट की वजह से गैप डाउन ओपनिंग की। अच्छा, वो नहीं भी होते तब भी गैप डाउन ही हो जाती, वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ उनको भी आज मेरे को पहली बार फील हुआ। इसलिए वो कोई, मैंने आपको सुबह नेस्डेक का चार्ट भी दिखाया था और ये बात भी बोली थी कि अगर ये जल्दी से रिवर्स हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले फ्यूचर्स को चेक किया, यूएस मार्केट्स के, तो टिपिकली सारे फ्यूचर्स ऊपर ही चल रहे थे। ठीक तो कुछ कुछ ये सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखी हैं। अब जरा मेहमानों को ले आते हैं। अच्छा, पॉइंट उनसे जुड़ने से पहले मैं अपने एनालिसिस फिर से एक बार पॉइंट बता दूँ। 24,200 सुबह ने आपको नोटिस करा था, चेक कर लीजिए, 24,200 नहीं टूटा हुआ। फिर 24,000 के बारे में आपका कंफर्ट जोन हमने क्रिएट किया हुआ है कि भैया यहाँ पे अगर आ जाए तो मौका मत छोड़ना, एक 10-20-30%, 40% ज़रूर माल ले लेना, 10-20 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, और अच्छा पैसा हाथ में आ जाएगा। सेम विद द बैंक निफ्टी, ये पॉइंट क्लियर किया था कि 52,000 के नीचे नीचे जाओगे आपको बियर्स पकड़ लेंगे, चिपट जाएंगे आपके साथ। वो चिपक गए हैं अभी आपके साथ। जब तक आप 51,500 को वापस से ठीक नहीं करते, 51,500 800 को, ये बियर्स अपना प्रेशर बनाए रखेंगे, जो आज भी आपको दिख रहा है। अब मेहमानों को जोड़ लेते हैं। नए वालों को कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा और वेट करना है। पुराने वालों को या तो अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाओ, या तो जो लेवल्स आपको बताएं उस लेवल तक की वेट कर लो, या फिर एवरेज कर लेना बाद में आके। अक्षय पी भागवत हमारे साथ हैं, प्रदीप हौरचंदानी है, राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही विनय रजानी भी हैं। विनय, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। राजेश सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने फिर से हमारे लिए टाइम निकाला। प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए समय निकाला। अक्षय पी भागवत, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। आप अखाड़े में आए, आपको अच्छा भी लगा, ये जान के हमारी प्रसन्नता है। और दूसरा, आप बार बार आते रहिएगा, और ये सभी के लिए ओपन है। राजेश सर, हम ना बजट पे क्या है ना, एक ट्रेडिंग अखाड़ा लगाते हैं। ट्रेडिंग अखाड़े में क्या, सारे जो पहलवान है ना वो सब आते हैं और अपने अपने दाव पेच से उस अखाड़े का रंग भरते हैं। उससे होता क्या है कि एक तो थोड़ा दाव पेच वाला मामला हो जाता है, और दूसरा व्यूअर को अच्छा ट्रेड मिल जाता है, क्योंकि सब में आपस में कंपटीशन होता है ना कि भाई मैं पहलवान बढ़िया, मैं पहलवान बढ़िया। तो आप सभी को मैं फिर से न्योता देता हूँ, 6 महीने बाद फिर से बजट आ रहा है, तो आप सब अगर आना चाहें तो मुंबई के हमारे स्टूडियोज़ में प्लीज़ आए, मोस्ट वेलकम। मैं ऑन एयर ही बोल रहा हूँ, तो ये सबको इन्विटेशन मेरी तरफ से है। अब मैं जरा आ जाता हूँ विनय रजानी के पास। पहले विनय सर, जरा निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे हमको गाइड कीजिए, क्या करना चाहिए, आपका अपना टेक क्या है, फिर हम स्टॉक्स लेना शुरू करेंगे। तो गुड आफ्टरनून डिम्पी। तो डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट की वीकनेस की वजह से अपना मार्केट नीचे खुला, पर जिस तरह की रिकवरी निफ्टी में देखिए, मोर देन 200 पॉइंट्स की निफ्टी की में रिकवरी देखिए। और बैंक निफ्टी की बात करें तो आज का लो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो हमने 4 जून को जो लो बनते हुए देखा था बैंक निफ्टी में, वो 46,000 के करीबन था। उसके बाद जो ऑल टाइम हाई बना 53,350 के आसपास 4 जुलाई को बना था। तो ये पूरे 7,000 पॉइंट्स की जो रैली बैंक निफ्टी में देखी थी, उसका 38.2% रिट्रेसमेंट आज के लो के करीबन ही आ रहा है, 50,570 के करीबन। तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, एक रेजिलियंट मूव दिखाई है निफ्टी ने। बैंक निफ्टी भी ट्राई कर रहा है, हालांकि आउट परफॉर्मेंस नहीं निकल पा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ट्राई तो जरूर कर रहा है। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में आज का लो काफी अहम सपोर्ट है, 50,700-600 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो वो एक लेवल, एक होप रहेगी कि थोड़ा पुल बैक आता है कि नहीं। यहाँ पे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि मार्केट तुरंत रिवर्स हो जाए और वी शेप रिकवरी दिखा दे, लेकिन एक पुल बैक जरूर से बन सकता है। थोड़ी रिकवरी आज के मार्केट में है। आज अगर यूएस मार्केट में थोड़ा भी बाउंस आ जाएगा तो अपने मार्केट्स और अच्छा बाउंस बैक दे सकते हैं। तो जिस तरह की खास करके मार्केट में ब्रेथ दिखाई दे रही है, मिड कैप स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस दिखा रहा है, अभी भी काफी सारे स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। अच्छा पार्टिसिपेशन है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा है इस ऐसे वीक मार्केट में, ऐसे ग्लोबल क्यूज में। तो उसके चलते मैं यहाँ पे शॉर्ट कॉल नहीं लेना चाहूंगा। इनफैक्ट यहाँ से एक रिस्क लेके लॉन्ग कॉल भी ले सकते हैं। तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो कैश में 24,400 के करीबन निफ्टी चल रहा है। मुझे लग रहा है 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है, और करीबन 150 से 200 पॉइंट की तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा पुल बैक की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल। हम रिव्यू बड़ा बाद में करेंगे, एग्रेसिव व्यू बाद में लेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लुकिंग एट दी ब्रेथ एंड दी ओवरऑल रिकवरी फ्रॉम दी लोअर लेवल, यहाँ से 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से निफ्टी में लॉन्ग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 150 टू 200 पॉइंट्स अपसाइड लेवल्स। ये निफ्टी पर व्यू हो गया, और अपने एक्सपर्ट्स हम ये समझेंगे कि स्टॉक्स में कहाँ पर फोकस करके वो चल रहे हैं। लेकिन उसके बीच में एक नतीजा आ गया है, उसको भी एक्नॉलेज कर लेते हैं। वो है महिंद्रा हॉलीडेज का मुनाफा 18 लाख से बढ़कर हो गया 6 करोड़,
18 लाख से बढ़ के 6 करोड़, मल्टीफोल्ड जंप है। मार्जिन की बात करें, इंप्रूवमेंट वहां पर भी है, 13.7% से बढ़कर 16.1% पर यह पहुंच गई है। तो नंबर ठीक ठाक हैं। एबिडा की बात करें तो करीब करीब 25% का उछाल है, 105 करोड़ पर ये पहुंच गया है। स्टॉक है 3.5% ऊपर, 483 रुपए का भाव। आगे बढ़ने से पहले अपने एक्सपर्ट्स से हम शेयर जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक व्यू इस पर राजेश सर आप दीजिए। नमस्कार, बताइए महिंद्रा हॉलिडेज कैसी लग रही है आपको कंपनी, और क्या करना चाहिए नतीजों के बाद? डॉक्टर आशीष जी, जेपी जी, बाकी भी जो पैनल में मित्र का ये जो नंबर आपको बताए हैं ना कि मैंने देखे नहीं, डिटेल्स में जाना पड़ेगा, लेकिन डेटा में खास फर्क नहीं होगी सबकी बॉटम लाइन। तो यहाँ थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, जब तक नहीं सर तब तक सर कुछ ना आपके ऑडियो में इश्यूज सर, उसको जरा फिक्स करते हैं और आपको फिर से सुनेंगे। एक फंडामेंटल व्यू जरूर लेंगे, लेकिन एक टेक्निकल चेक फटाफट इस पे ले लेते हैं। अक्षय, जरा आप महिंद्रा हॉलिडेज के चार्ट देखकर बताइए क्या करना है अभी। जी, गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, डिम्पी जी और सभी पैनलिस्ट को गुड आफ्टरनून। 4% का रिएक्शन रहा है रिजल्ट के चलते, तो मोमेंटम पिकअप हुआ है। ट्रेडिंग बाउंस बैक रहेगा, तो पोजिशनल बाय करने के लिए थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि जस्ट रिजल्ट को डाइजेस्ट कर रहा है। अगर आप मोमेंटम बेस्ड ट्रेड लेना चाहते हैं तो जरूर 465 का ब्रेकआउट है। तो मैं कहूंगा कि 462 का स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के एक मोमेंटम ट्रेड या बीटीएसटी के लिहाज से बाय करें। मोमेंटम के चलते आपको 510 तक जल्दी दिख सकता है महिंद्रा हॉलिडेज। 110 तक ये दिख सकता है महिंद्रा हॉलिडेज। बीटीएसटी करने की भी इसमें सलाह है। 3.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। चलिए फटाफट लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। अक्षय जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। बताइए आपके सौदे कौन से हैं, कहां पर फोकस है आपका बाजार में? चलते और कल से अगस्त सीरीज की नई सीरीज की शुरुआत होते चलते दोनों मेरे ट्रेड्स बाय की तरफ रहेंगे। पहला ट्रेड फार्मा स्पेस से है, औरोबिंदो फार्मा। अब देखिए, फार्मा स्पेस एक अच्छे पॉजिटिव रुझान में चल रहा है। औरोबिंदो फार्मा 4 दिन से सपाट ट्रेड हो रहा है और एक पॉसिबल ब्रेकआउट की तैयारी में है, जो है 1365 के ऊपर। प्रीएम्प्ट कर रहा हूं मैं ब्रेकआउट, जिसके चलते आपको टारगेट एरिया बनते हुए दिखेंगे 1405 और 1427 की। तो ये टारगेट्स के लिए बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1332। दूसरा ट्रेड है सीमेंट पैक से ग्रासिम। ग्रासिम का प्राइस स्ट्रक्चर अब देखें तो 3 दिन से सपाट ट्रेडिंग है। मोमेंटम धीरे धीरे पिकअप होने की मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको 2850 के ऊपर दिखेगी। प्रीएम्प्ट कर रहा हूं वापस ये ब्रेकआउट में, तो उसके चलते ग्रासिम बाय करने की राय रखूंगा फॉर टारगेट ऑफ 2877 और 2905 विद स्टॉप लॉस ऑफ 2745। तो ग्रासिम और औरोबिंदो फार्मा ये मेरे 2 टॉप पिक्स रहेंगे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ग्रासिम और अरविंदो ये 2 शेयर। ग्रासिम हमने देखा कि मोमेंटम पिकअप करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि ऊपरी स्रोत से थोड़ा सा स्लिप हुआ है आज इंट्राडे में, लेकिन ये खरीदारी करने की सलाह है इस पर आपको अक्षय जी की तरफ से। 2877 और 2905 ये 2 टारगेट हैं। 2745 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। और दूसरा शेयर है डिफेंसिव अरविंदो फार्मा। फार्मा में अच्छे मूव्स बन रहे हैं और उसमें से ये शेयर निकल के आ रहा है। ये 2 शेयर हो गए। प्रदीप जी, आपके स्टॉक्स कौन से हैं सर? गुड आफ्टरनून एवरीवन। 2 बाय रिकमेंडेशन है और उसमें से पहला स्टॉक फार्मा सेक्टर से ही रहेगा और स्टॉक का नाम है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लिमिटेड, जिसका एनएससी कोड GLS है। ऊपरी लेवल से हमने एक स्टीप करेक्शन देखा है पिछले दिनों और उसके बाद ये 7-8 सेशन से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन दिखा रहा था। आज के सेशन में एक अबव एवरेज वॉल्यूम के साथ ये अपनी 20 DMA और 34 DMA दोनों को क्रॉस कर रहा है। आर्ली चार्ट से ब्रेकआउट भी कंफर्म कर रहा है। 880 के करंट रेट पेस को लिया जा सकता है। 851 का स्टॉप लॉस रहेगा, 921 के टारगेट रहेंगे। हेलो वर्ल्ड दूसरा पिक रहेगा बाय साइड में। पिछले दिनों एक नैरो रेंज में करेक्शन कंसोलिडेशन के बाद ये आज अर्ली चार्ट्स पे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। करंट रेट 971 है, यहाँ पे लिया जा सकता है। 954 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1004 के आसपास एक ट्रेंड रेजिस्टेंस आएगा, वो एक नियरेस्ट टारगेट रहेगा मेरा। दोनों रिकमेंडेशन के लिए 3 से 4 दिन का टाइम फ्रेम है और ये दोनों रिकमेंडेशन हमें अपने क्लाइंट्स को भी दी। वर्ल्ड इंटरेस्टिंग। 1004 के टारगेट, 954 रुपए का स्टॉप लॉस और काफ़ी टाइम के बाद किसी एक्सपर्ट्स के रडार पर आया है। और दूसरा शेयर है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। विनय जी, आप बताइए सर, कहाँ कन्विक्शन है, क्या खरीदना है अभी?
तो मेरा कन्विक्शन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। सो आईओसी में हमने काफी अरसे के बाद हमने एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखा है। नॉट ओनली आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल के भी टेक्निकल सेटअप काफी कन्विंसिंग लग रहे हैं। स्पेसिफिकली आईओसी की बात तो पिछले 5 महीने से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था पीएसयू की रैली में, लेकिन अभी ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के टेक्निकल सेटअप काफी कन्विंसिंग हो रहे हैं और क्रूड में भी हमने गिरावट देखी है पिछले दिनों, तो जो इसके लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। तो टेक्निकली भी पॉजिटिव है और डेवलपमेंट भी ग्लोबली अच्छे हो रहे हैं। तो आईओसी आप लॉन्ग कर सकते हैं 174, 175 के करीबन आप लॉन्ग करिए। 170 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड में 179 का एक ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। जो सेकंड पिक रहेगी मेरी इंश्योरेंस सेक्टर में से रहेगी। तो एंटायर इंश्योरेंस सेक्टर हैज बीन डूइंग वेल और मुझे लग रहा है कि मैक्स फाइनेंशियल, जो जिसमें हमने कल के सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट देखा था, आज भले ही इतना ना चलाओ लेकिन एक पार्टिसिपेशन फॉलो अप बाइंग आ सकती है। तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज एमएफएसएल जिसका एनएसई कोड है, और एमएफएसएल में आप लॉन्ग कर सकते हैं 1095 पे। स्टॉप लॉस आपका 1075 पे होना चाहिए और अपसाइड में 1135 का टारगेट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो ये जो अवधि रहेगी ये ट्रेडिंग कॉल्स की 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस की रहेगी। तो ये कुछ अलग अलग ट्रेड आपको एक्सपर्ट्स ने बता दी। सभी एक्सपर्ट्स के ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आ गए। अगर आपसे कोई छूट गया तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे करना होगा, बस इतना ही काम है। वैसे तो मैं सारी चीज़ रिपीट चलवा देता हूँ ताकि आपसे अगर कोई चीज़ छूट जाए तो वापस नोटिस हो जाए। मान लीजिए कोई आदमी 2 मिनट लेट जुड़ा है तो उसके पास मिस ना हो जाए सारी चीज़ें, ठीक है। इस बीच पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के भी नंबर्स आप नीचे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उनके नंबर्स भी आए हैं। नेट प्रॉफिट में करीब 25% का इजाफा हुआ है और साथ ही कंसोलिडेटेड आय भी उनकी बढ़कर आई है। एक बार जरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे राजेश सर का व्यू ले लेते हैं, स्पेशली पीएनबी हाउसिंग पे अगर स्टडी ज़्यादा है तो सर उसके बारे में बता दीजिएगा। नंबर्स अभी मैं स्क्रीन पे फायर कर दूंगा, लेकिन मैं मोटा मोटी आपको बता दूं 25% उनका इजाफा बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा है सर करीब, और रेवेन्यू करीब 7% बढ़ा है। अब ये हो गया है 1900 करोड़ रुपए के आसपास और 400 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट आया हुआ है। सर कुछ और फिगर आ जाएंगी मार्जिन्स वगैरह की और साथ ही एनपीएस वगैरह की, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सर राजेश सर एक बार आपका व्यू पॉइंट। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे बहुत बुलिश है, फिर वो पीएनबी हाउसिंग हो या कैंपेन हो या जो भी हो। कारण एक ही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1.5-2 साल से हमने देखा है कि रियलिटी एज ए स्पेस में अच्छी खासी मूवमेंट आई हुई है, लोग नए घर खरीद रहे हैं। कई बार ऐसी अनाउंसमेंट भी आती है कि कुछ बड़े बिल्डर्स ने प्रीमियम हाउसेस लॉन्च किए और वो हाथों हाथ बिक गए। तो ये ऑब्वियसली दिखा रही है कि रियलिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है। दूसरे सरकार का भी ये रवैया है कि हाउसिंग फॉर ऑल पे कुछ नए इशू बने, नए प्रावधान भी दिए गए हैं इंटरेस्ट, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट के लिए। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है ये पूरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है। उसमें पीएनबी हाउसिंग की खास बात की जाए तो पिछले तिमाही तक, इस तिमाही के क्योंकि मैंने अभी नंबर देखे नहीं है इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, बट पिछली तिमाही तक के नंबर्स ठीक ठाक आए थे। एसेट क्वालिटी में पिछली तिमाही में भी सुधार देखा गया था और मुझे लगता है कि यहाँ से कम 10-1% की आने वाले एक क्वार्टर में बिल्कुल हो सकती है। लेकिन इस पूरे सेक्टर में अगर कोई एक स्टॉक चुनना हो तो मैं समझता हूँ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जो कि एचडीएफसी के मर्जर के बाद सबसे बड़ी कंपनी कही जा सकती है, तो वो रहेगा। क्योंकि एक तो उसकी एलआईसी की पेरेंटेज है, दूसरे एसेट क्वालिटी अच्छी है, तीसरे फंड कॉस्ट थोड़े से कम आते हैं क्योंकि एलआईसी से फंड्स आ जाते हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो एलआईसी को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरह दे रही है। तो मैं समझता हूँ किसी को खरीदारी करनी हो तो इस वक्त एलआईसी हाउसिंग में की जा सकती है। सर वैसे जैसे मैं आपके सामने बात रख भी रहा था ना कि नंबर्स तो प्राइमा फेसी ठीक लग रहे हैं, काफ़ी बेहतर नंबर्स दिख रहे हैं, मार्जिन्स वगैरह में भी इंक्रीज़ हो के आया है। 82 आय जिसको हम एनआई कहते हैं वो करीब 4% के आसपास बढ़ी है। प्रॉफिट 25%, रेवेन्यू 7%। कम रेवेन्यू पे ज़्यादा प्रॉफिट का इसका मतलब मार्जिन तो अच्छा आना ही था। तो 82 आय अच्छी ही आई है 4%। और शेयर का रिएक्शन देखिए सडन स्पाइक के साथ ऑलमोस्ट करीब 2% ऊपर है। एक और बात आपने पुष्ट कर दी कि भाई पिछले क्वार्टर तक तो ठीक थे, इसका मतलब पिछले क्वार्टर तक ठीक थे तो इस बार आने वाला क्वार्टर भी और बेहतर आ सकता है। ये अभी तक तो रिजल्ट्स में आ रहा है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको पता है कि इनकी मैनेजमेंट चेंज हुई है। जो टॉप मैनेजमेंट इस समय आई है पीएनबी हाउसिंग के, वो पहले किसी ज़माने में कैनरा हाउसिंग फाइनेंस कैनरा हाउसिंग देखते थे वो, तो अभी ये यहाँ पे आ गए। कैनफिन होम्स में थे पहले, तो अभी इधर आ गए। तो उसके बाद से हमने देखा पीएनबी हाउसिंग में दम आया। आप दिखाओगे 1 मिनट के लिए ज़रा 6 महीने तक का चार्ट दिखा सकते हो? 6 महीने का चार्ट पीएनबी हाउसिंग का दिखाना। अच्छा एक पॉइंट सर ने और आपको और क्लियर कर दिया कि भाई
उनको अच्छा लग रहा है LIC हाउसिंग अगर आपको यहाँ पे रहना है। तो पूछा हमने एक चीज़ थी, 3-4 चीज़ें आपके हाथ में आ गई हैं, तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान इसमें रखिएगा। खैर इस बीच कुछ खबरें और मौसम से जुड़े हुए आई हैं। BMC के कुछ एक बयान आ रहे हैं, तो मुंबई में भारी बारिश के मद्देनज़र कुछ आदेश जारी किए जा रहे हैं लोगों को कि भैया सभी स्कूल्स कॉलेजेस को निर्देश है कि आप अभी थोड़ा उसको छुट्टी रखिए या घर पे ही रहिए, ज़रा ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलिए, नहीं तो बाहर ना निकले। और बच्चों को भी बोला गया कि उनको वापस घर भेज दिया जाए जिनके स्कूल्स अभी भी कंटिन्यू हैं। तो मौसम का जो रेड अलर्ट है वो आपको मुंबई और मुंबई के आसपास जगहों पर काफ़ी ज़ोर से देखने को मिल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और टेक्निकल कॉल्स भी हैं, एक दो चीज़ आपके सामने और भी रखनी है, वो भी रखेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। मार्केट्स पूरी तरह से एक रेंज में है, सिर्फ 12 पॉइंट का नुकसान है। हाँ, बैंक निफ्टी में थोड़ा नुकसान ज़्यादा है। एक शेयर में को नोट कराना था, उसके बाद एक ऑप्शंस का ट्रेड लेंगे। मैंने सुबह आपके सामने इंडिया ग्लाइकोल्स रखा था और ये बताया था कि इसके 28 तारीख को नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स थोड़े ठीक भी आ सकते हैं और साथ ही कुछ फंड रेजिंग का बस भी है मार्केट के अंदर चल रहा है। ये शेयर करीब 8.5-9%, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने देखा तो 10% तक भी ऊपर था। ये शेयर हमने 1100 से पहले आपको बताया था, अब 1181 की आज की इसकी क्लोजिंग मिल रही है। एक बार मैं इस शेयर के बारे में पता कर लेता हूँ, फिर अंशुल जैन हमारी वेट कर रहे हैं, उनसे फिर हम ऑप्शंस का ट्रेड पता करेंगे। विनय एक बार जरा इस शेयर को चेक करना, ब्रेकआउट हुआ नया। ग्लाइकोल में आज ऑल टाइम हाई बना है और काफी कन्विंसिंग मूव रही है। पिछले पूरे महीने में करीबन 33% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 1135-36 के करीबन और आज 1180 ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये कोई फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है, ये पिछले 7-8 दिनों से एक अच्छी मोमेंटम आई है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज फ्रेश ट्रेड लेने में ऐसा हो सकता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल ना हो, क्योंकि ये स्टॉक पिछले 10-12 दिन में अच्छा खासा बढ़ गया है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बेसिस पे एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन रखिए और अभी शॉर्ट टर्म पोजीशन में आपका स्टॉप लॉस जो है 1130 का होना चाहिए और वो अगर कटता है तो आप लॉन्ग पोजीशन काट सकते हैं। अदरवाइज इसको ट्रेलिंग बेसिस पे ट्रेल किया जा सकता है ऑन द हायर साइड। नीचे स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभी हम एक्सपर्ट से पता कर लेंगे, लेकिन अंशुल से एक बार फटाफट से ऑप्शंस का ट्रेड समझ लेते हैं। अंशुल जी बताएं। अंशुल जी बताएं प्लीज। नमस्कार डिम्पी जी। नमस्ते नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। डिम्पी जी, 2 अपडेट से स्टार्ट करूंगा। कल सुबह ओपनिंग शो में ITC और HDFC लाइफ डिस्कस हुआ था, दोनों के टारगेट्स अचीव हुए हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और अब जब कैपिटल खाली हुई है तो उसको लगाना चाहिए MCX में। 45 दिन का कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है आज के सेशन में। अगली एक्सपायरी का एट द मनी कॉल लेना चाहिए 220 रुपए में। 180 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 300 रुपए का टारगेट रहेगा। तो रिस्क आएगी 8,000 रुपए की और सामने रिवॉर्ड आएगा 16,000 रुपए का। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड है। MCX 4,200 का कॉल 220 में खरीदना है। 180 का स्टॉप लॉस, 300 का टारगेट अगली सीरीज का, अगली एक्सपायरी का। ठीक है, ये MCX की कॉल खरीदनी है आपको और प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स चल रहे थे, उसमें MCX भी शामिल था, CDA, CLVSC, IX जो भी शेयर आप उठाते वो चल रहे थे। MCX में मूव बढ़िया है। आपको 42 वाली कॉल खरीदनी है, 220 के भाव पर मिलेगी अगस्त सीरीज की। लक्ष्य 300 रुपये, स्टॉप लॉस 180 रुपये और अधिकतम मुनाफा 16,000 रुपये, अधिकतम नुकसान होगा 8,000 रुपये का। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से भी ठीक है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है इसमें। 4,169 का भाव है, 2.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। आपको ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करने की सलाह दी जा रही है। इस बीच वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड के नतीजे आ गए हैं। अच्छा अंशुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी सुझाने के लिए। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड पर नजर डालेंगे। आय 0.3% बढ़ी है, 616 करोड़ रुपए का आंकड़ा आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मुनाफे के आंकड़ों पर देखते हैं कैसा आता है, वहाँ पर भी हमें लगता है कि गिरावट ही आएगी क्योंकि स्टॉक जो है वो नीचे आकर ट्रेड कर रहा है। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, इसको ज़रा आप अक्षय जी चेक कीजिए। बाकी आंकड़े हम सामने रखते हैं। देखिए हाँ, एबिडा है 24.5% घटकर 79 करोड़ रुपए। थोड़े से डिसअपॉइंटिंग नंबर हैं वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड के। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड यानी कि जो कंपनी मैकडी के स्टोर चलाती है, ये वो कंपनी है। क्या इस पर स्टॉक कैसा दिख रहा है आपको अक्षय जी?
तो जो नतीजे मैं सुन पा रहा हूँ, थोड़ी सी नरमी है नतीजों में, और अगर प्राइस एक्शन देखे तो बहुत ही अहम सपोर्ट पे ट्रेड हो रहा है जो है 820। अगर 820 ब्रेक करता है तो थोड़ा मोमेंटम पिकअप होने का डर है डाउन साइड पे, जहां पे स्टॉक 780 या 765 ये दो लक्ष्य नीचे के स्तर पे छू सकता है। तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। फिलहाल आप बाय ना करें, कम से कम बाय करने का पहला क्राइटेरिया रहेगा कि स्टॉक 855 जो ऑलमोस्ट डे हाई का स्तर है वो क्रॉस करे। उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आएगा कि स्टॉक जो हल्के से बुरे नतीजे उसको डाइजेस्ट करके स्टॉक एक अपमूव की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल बाय करने की रणनीति न बनाए, जो लेवल्स मैंने दिया है उनको फॉलो करे। फिलहाल थोड़ा सा सेटअप नेगेटिव है और 820 ब्रेक करते ही थोड़ा और सेटअप नेगेटिव होने का डर है। ठीक है, 820 अगर नीचे टूटा तो और शेयर नीचे जाएगा। हर पैरामीटर पर, चाहे वो आय की बात हो, मुनाफे की बात हो, मार्जिन की बात हो, पता नहीं क्यों आखिर ऐसा हो सकता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का वक्त हो गया अब। गौरव हमारे साथ हैं बाजार खुलने के बाद खबरों को लेकर कौन से शेयरों में एक्शन हुआ ये बताने के लिए। गौरव बताइए, कहां फोकस है आज? जी हाँ, तो अगर आज के दिन की बात करें तो कई सारे अर्निंग्स हमारे पास आ चुके हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, क्योंकि अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहीं पे एक अच्छा इंक्रीज़ हमें देखने को मिला था। अगर मुनाफे की बात करें तो कहीं पे उसमें एक थोड़ी सी एक डाउनफॉल देखने को मिला था 7.1% का, क्योंकि प्रोविजन ज़्यादा किए थे इस क्वार्टर में बैंक ने। बट इसके अलावा अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की तो वहाँ पर 18% का एक ग्रोथ देखने को मिला था। पीपीओपी जो कि प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वहाँ पे भी 11.3% का एक ग्रोथ देखने को मिला था। इसी के बाद अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वो भी 9.3% पे है बैंक के लिए, और इसी के चलते हुए इस बैंक पे हमारी नज़र बनी रही थी। अगली बात करते हैं वीनस पाइप की, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहीं पर रेवेन्यू में 33% का ग्रोथ देखने को मिला था वाई बेसिस पे। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वहाँ पे भी एक अच्छा खासा 58% का ग्रोथ हमें देखने को मिला था वाई बेसिस पे ही। इसी के बाद अगर हम एबिडा मार्जिन की भी बात करें तो वहाँ पर भी एक सुधार देखने को मिला। जो कंपनी ने 15.4% का एबिडा मार्जिन रिकॉर्ड किया था इसी क्वार्टर में लास्ट ईयर में, वो अभी 20% पे चला गया है, और इसके चलते हुए वीनस पाइप पे भी आज काफ़ी अच्छा एक ट्रैक्शन देखने को मिला था। अगली बात करते हैं महिंद्रा हॉलीडेज़ की, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें कंसोलिडेटेड आय की तो वहाँ पे 6.3% का ग्रोथ देखने को मिला था। मुनाफे की अगर बात करें तो वहाँ पे भी कई अच्छा एक ग्रोथ हमें देखने को मिला था। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एबिडा मार्जिन्स की तो वहाँ पे भी जो 13.7% पे एबिडा मार्जिन्स थे वो बढ़कर 16.1% हो गए, मतलब एक 250 बेसिस पॉइंट का ग्रोथ वहाँ पे भी हमें देखने को मिला था इस बिजनेस में। अगली बात करते हैं कैनरा बैंक की, क्योंकि इसके भी नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की तो वहाँ पे एक 5.8% का ग्रोथ देखने को मिला था। पीपीओपी थोड़ा म्यूटेड ही रहा था इस क्वार्टर में, बट अगर हम बात करें मुनाफे की तो वहाँ पे भी एक 3,905 करोड़ का अच्छा फिगर देखने को मिला। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो थे वो थोड़े घटकर 2.9% हो चुके थे, बट वो जो है वो गाइडेड रेंज में है। और इसी के साथ साथ FY25 के अगर गाइडेंस की बात करें तो कहीं पे भी चेंजेस हमें नहीं देखने को मिले थे कैनरा बैंक में। और आखिर में बात करते हैं ग्लैंड फार्मा की, क्योंकि हैदराबाद की कंपनी के एक यूनिट US FDA की तरफ से 2 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं, और इसके चलते ग्लैंड फार्मा पे भी हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। तो नंबर्स के दम पे और खबरों के दम पे ये सब स्टॉक्स थे जहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन हमें आज के दिन में देखने को मिला था। आगे भी जाके इन सब स्टॉक्स में कैसे मूवमेंट होगा वो देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। ठीक है, तो ये हैं कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स जहां पर की खबरों के चलते आज हम देख रहे हैं फोकस बना हुआ है। थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं जहां पर कि आखिरी कुछ घंटे में एक्शन दिखाई दे रहा है। इसमें सिंजीन पर एक बार नज़र डालते हैं। सिंजीन करीब ऊपर है, 3% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अक्षय जी, क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए सिंजीन में? और हम देख रहे हैं कि कुछ अन्य फार्मा स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है, अब 4.5% ऊपर आ चुका है। तो सिंजीन या फिर कोई और फार्मा स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको ट्रेड के लिए? जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि फार्मा स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग बहुत सारे काउंटर्स में देखने को मिल रही है। यहाँ अपने सिंजीन की बात करें तो सिंजीन एक अपर एंड ऑफ द रेंज पे चल रहा है, जो एक बहुत ही अहम स्तर है 775 से लेके 780। ये जोन में बार बार आप देखे गए ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने में बार बार यहाँ स्टॉक थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके रुकता है। तो ये अगर स्तर जैसे ही पार करेगा स्टॉक आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिकअप मिलेगा, जहाँ
पे पोजिशनल स्तर पे 850 छू सकता है। तो अभी ब्रेकआउट होगा कि नहीं कल, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, पर पोजिशनल या थोड़ा सा ट्रेड में आप टाइम देके बाय करेंगे, आपका अगर नजरिया 15 दिन का हो वो नजरिए से आप बाय करें तो करंट रेट पे बाय कर सकते हैं। 850 का टारगेट बनेगा सिंजिन में, और इसमें ये ट्रेड में आप स्टॉप लॉस बनाइए 734 की। तो सिंजिन बाय करने की राय रखूंगा पोजिशनल स्तर पे। ठीक है, तो पोजिशनल नज़रिया है, सिंजीन में खरीदारी करने की सलाह। इस बीच अदानी ग्रीन के भी कुछ नंबर्स आ रहे हैं। पहली तिमाही के पावर सप्लाई से आय में 24% की ग्रोथ देखने को मिली है। कुछ अन्य नंबर्स भी आपके सामने ला के रखते हैं, लेकिन ये जो अपडेट आ रहे हैं उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में करीब 5% की तेज़ी दिखाई दे रही है अदानी ग्रीन में। प्रदीप, आप चार्ट्स रेडी रखिए अदानी ग्रीन के, और बताइए कि ये जो प्राइस एक्शन दिख रहा है इस वक्त क्या करें। नंबर्स जो आ रहे हैं उसमें अभी फिलहाल एक ही आंकड़ा नजर आ रहा है पावर सप्लाई का, और पावर सप्लाई से आय में 24% की ग्रोथ देखने को मिली है। हम कुछ और भी नंबर्स आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। मुनाफे में भी अच्छी बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। 323 करोड़ से बढ़कर 629 करोड़ के मुनाफे के फिगर्स आए हैं सालाना आधार पर देखेंगे तो। कामकाजी मुनाफा देखिए 23% की बढ़त वहां पर देखने को मिले। तो हर लिहाज से नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, स्टॉक में तेजी जारी है। प्रदीप जी, क्या करें अदानी ग्रीन में? देखिए कि पिछले 1.5-2 महीने का चार्ट देखेंगे तो करीबन 1820 का लेवल है जहाँ पे रिपीटेडली रेजिस्ट हो रहा है, और इसी लेवल से ये 6-7 बार घुमा है, इसका रेजिस्टेंस लेके पीछे हुआ है। तो ये 1820 का रेजिस्टेंस क्रॉसओवर का वेट करेंगे फ्रेश बाइंग के लिए। अगर वो हो जाता है तो फिर 1935 का एक इमीडिएट टारगेट होराइजन पे आएगा। मीनवाइल इसके जो जून में बॉटम बने थे वो काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स हैं। अगर वीकली चार्ट्स पे मूविंग एवरेजेस की बात करें तो किसी के पास है तो वो एक मेजर सपोर्ट ध्यान में रख के होल्ड जरूर से कर सकते हैं, और फ्रेश बाइंग के लिए हम 1820 का एक क्रॉसओवर अवेट करेंगे। अडानी ग्रीन को लेकर ये व्यू पॉजिटिव खबर, और नतीजे अच्छे। शेयर है 5% ऊपर कारोबार करता हुआ। कुछ जरा एक अच्छा ज्योति लैब्स एक बार जरा आप चेक करेंगे अक्षय जी। ज्योति लैब्स आज बड़ी तेजी है, ये तेजी कहां तक ले जाएगी शेयर को? जी, तो जैसे आज का जो पूरा रुख है फार्मा की ओर है, और अब देखिए ज्योति लैब्स का प्राइस एक्शन बहुत ही बढ़िया डे ट्रेडिंग का मूव रहा है, पर जिस तरह से थोड़ी सी जो मुनाफा वसूली डे हाई से देखने को मिली है वो उसका बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है। तो 555 560 ये एरिया बहुत ही एक टफ रेजिस्टेंस है, और आपको ये लेवल्स नोट करने हैं अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली आपको शायद कल देखने को मिले, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है। हल्का सा डिप वापस 525 तक लग सकता है। तो मैं कहूंगा अगर बीटीएसटी करना चाहे तो थोड़ा सा एक सावधानी बरतिए। अगर पोजिशनल ट्रेड जहाँ पे 15-20 दिन का आपका व्यू है तो करंट रेट पे बाय कीजिए, 525 मिले तो एवरेज कीजिए। ओवरऑल जिस तरीके का सेटअप बन रहा है, स्टॉक सेटअप हो रहा है 650 के टारगेट के लिए, बस थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसमें, तो वो ट्रेड के लिए आपका स्टॉप लॉस 500 रहेगा। तो बीटीएसटी ना करे, पोजिशनल ट्रेड बाय करे, ये मेरी राय रहेगी ज्योति लैब्स में। ज्योति लैब्स को लेकर ये व्यू। राजेश सर, टेक्सटाइल वाले जो शेयर थे ना वो बजट से पहले भी चल रहे थे, हालांकि डायरेक्टली ऐसा कुछ मैंने तो नहीं सुना। क्या कुछ छूट गया क्या, या फिर वित्त मंत्री ने अपने भाषण में नहीं बोला, वो बजट डॉक्यूमेंट में है, फाइनेंस बिल में होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि RSWM, अंबिका कॉटन ये आज भी शेयर चल रहे हैं। क्या व्यू है आपका ये टेक्सटाइल पर और स्पिनिंग वाले शेयरों को लेकर? देखिए आशीष जी, हम लोग बहुत बुलिश हैं इसमें, और आपने सही कहा कि ऐसा बजट में ऐसा कुछ भी नहीं आया था। एटलीस्ट मेरी नजर में भी नहीं आया कि टेक्सटाइल को लेकर के कुछ कहा गया हो। तो मेरे ख्याल से बजट नॉन इवेंट रहा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एटलीस्ट। लेकिन ये पहले से तेजी चालू हो गई थी, करीब पिछले 10-15 दिन से अगर आप देखो तो बाइंग बन के आ रही थी। इसके कारण कई थे, एक कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही थी, दूसरे एक्सपेंशन हो गए थे, डिमांड बढ़ती जा रही है, खास करके रेयन वगैरह की। कॉटन के प्राइसेस नीचे आ गए, और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 1.5 साल से जो टेक्सटाइल की कंपनियां हैं उन्होंने कोई परफॉर्म करके दिया ही नहीं था, तो एक कैचअप वो भी हो रहा था। इसमें अगर कोई स्टॉक चुनना हो तो मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर स्थिति में तो इस वक्त वर्धमान टेक्सटाइल ही है, जो VTL के नाम से जाना जाता है। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, मैनेजमेंट बढ़िया है, आपके एक्सपेंशन पूरे हो गए, और से देखें तो अच्छा खासा करेक्शन ये स्टॉक झेल चुका है, बावजूद इसके कि इतनी शानदार कंपनी है। मैं समझता हूँ इस स्टॉक को 650-700 के टारगेट आने वाले 1 साल में बिल्कुल हो सकते हैं, यहाँ खरीदारी करनी चाहिए।
टेक्सटाइल के लिए राजेश जी, बजट के दौरान तो बहुत ज़्यादा नहीं कुछ सुनाई दिया, लेकिन उसमें आया है एलोकेशन थोड़ा बढ़ा है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो एलोकेशन है उसको 28% बढ़ाया गया है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर भी कुछ कमिट किया गया है 686 करोड़ रुपए, और पहले ये रकम थी 380 करोड़ रुपए का। ये कुछ चीज़ें हुई हैं और शायद इसके चलते ही हम देख रहे हैं कि शेयर चल रहे हैं। नेशनल टेक्सटाइल मिशन के लिए भी एलोकेशन को डबल किया गया है, डबल क्या करीब 120% बढ़ाया गया है, और ये रीज़न है कि आज सारे के सारे ये टेक्सटाइल स्टॉक्स चलते हुए दिख रहे हैं। चलिए कुछ और शेयरों को ज़रा चेक करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि एक शेयर ये टेलीकॉम इक्विपमेंट पर जो ड्यूटी जो बढ़ाने की बात जो की गई है, अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उसके चलते ITI को हमने चलते देखा, तेजस नेटर्स को चलते देखा, विंध्या टेलीलिंक चल रहा है। आपको लगता है राजेश सर कि ये मूव थोड़ा सस्टेन करेगा विद इन स्पेस? कहीं आपको कोई वैल्यू बाइंग दिख रही है? कि सारे में अगर वैल्यू बाइंग कही जाए तो विंध्या टेलीलिंक्स में ही हो सकती है, क्योंकि बहुत शानदार कंपनी है, होल्डिंग्स इनके जो है वो बहुत बढ़िया है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं। आज की डेट में अगर आप देखो तो बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। इस स्टॉक के साथ दिक्कत सिर्फ यही है कि वॉल्यूम नहीं है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि जो मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक है उसे वॉल्यूम की चिंता नहीं करनी चाहिए, और इतनी बढ़त के बाद भी यहाँ खरीदारी की जा सकती है। बाकी जो दूसरे नाम आपने गिनाए हैं, मुझे लगता है कि वहां सिर्फ ट्रेडिंग का नजरिया रखें तो बेहतर हो। ठीक है, तो ये है सलाह विंध्या टेलीलिंक्स पर आपके लिए। इस बीच बैंकिंग स्टॉक्स तो आज कमज़ोर हैं। बैंक निफ्टी 400 अंक नीचे है, लेकिन फेडरल बैंक पिछले कुछ दिनों से ये अलग ही चाल अपनी चल रहा है। फेडरल बैंक आज ऑल टाइम हाई पर भी कारोबार कर रहा था, अपने हाईस के पास कारोबार कर रहा है, और पिछले एक महीने में 16% की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है। 205 का आज स्टॉक ने अपने हाईस भी लगाए। फेडरल बैंक में अक्षय क्या सजेशन होगा आपका? काफ़ी चल चुका है, जिन्होंने पहले से ही होल्ड किया हुआ है स्टॉक को, थोड़ा समय दे चुके हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या अभी और तेजी के लिए होल्ड करें? और स्टॉप लॉसेस क्या देख रहे हैं हम फेडरल बैंक पर? तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में जो सबसे बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है वो रहेगा फेडरल बैंक का। यहाँ पे आप देखिए कि 190 और 200 के रेंज में बहुत ही तगड़े वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने एक अपसाइड का मूव बरकरार रखा है। ट्रेंड भी काफी स्ट्रांग है, और जितना मैं न्यूज फ्लो फॉलो कर रहा हूँ फेडरल बैंक में, उसमें कुछ स्ट्रांग मैनेजमेंट नेम्स आए है, उसके नतीजे अच्छे हैं। तो कुल मिला के न्यूज और चार्ट दोनों का अच्छा मिलाप है, और जिस तरीके का सेटअप है 220 225 की और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जाता हुआ दिख रहा है फेडरल बैंक। तो जिनके ऑलरेडी पोजीशंस बन चुके हैं वो होल्ड करें। 190 का सपोर्ट बेस नया बन चुका है। जिन्हें खरीदारी करने का है वो भी करंट रेट में खरीद सकते हैं, थोड़े डिप में और ऐड कर सकते हैं अगर आपको 200 पे लेने के मौके मिले तो। टारगेट एरिया 225 और 230 का बनेगा, और आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बनेगा 187 का। 187 का स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पर, तो जिनके पास है होल्ड कीजिए और तेजी के लिए स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप 187 का। SBI लाइफ के भी नतीजे आए थे, नतीजों के बाद यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा रनअप देखने को मिला। कल बाजार बंद होते होते आखिर में SBI लाइफ ने अपने नतीजे घोषित कर दिए, और आज स्टॉक रिएक्ट कर रहा है उस पर। SBI लाइफ भी अपने हाइस के पास आज कारोबार कर रहा है। ये स्टॉक करीब 4% ऊपर इस वक्त दिखाई दे रहा है ये शेयर। प्रदीप जी, क्या सलाह होगी SBI लाइफ में? ये पूरा इंश्योरेंस सेक्टर बजिंग है। आप SBI लाइफ देख लीजिए, HDFC लाइफ देख लीजिए, या मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, पूरा लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर बजिंग है। और SBI लाइफ ने इनफैक्ट आज अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने नए रिकॉर्ड हाई बनाए। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। हमारे हिसाब से 1750 से 1770 के नेक्स्ट टारगेट जोन की और ये अग्रेसर हो रहा है। ऑन द लोअर साइड 1664-65 का एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, इसी के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए, फुल करना चाहिए। ये व्यू बाजार बंद होने में अब रह गए हैं 15 मिनट का समय। अपने एक्सपर्ट्स ये जान लेते हैं कि BTST या फिर STBT के ट्रेड्स कहां पर मिलेंगे, कहां पर नजर होनी चाहिए। अक्षय जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए क्या स्पॉट किया है बाजार में आपने जिसको कैरी ओवर ट्रेड के लिए इस्तेमाल करें? जी, अभी तक मैं फार्मा स्पेस की और ही मेरी ध्यान है। तो यहाँ पे डीवीज लैब
4536 का करंट मार्केट प्राइस है। बहुत ही लंबा टाइम कंसोलिडेशन चला है स्टॉक का, और जिस तरीके का सेटअप बन रहा है बहुत ही एक पावरफुल ब्रेकआउट के अटेम्प्ट में है स्टॉक। मेरा मानना है कि ब्रेकआउट अगर हो जाएगा तो बहुत ही एक बढ़िया अपसाइड मूव आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में दिख जाएगा। तो डिवीज लैब खरीदने की राय रखूंगा मैं। करंट मार्केट प्राइस 4400 के नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा, और ब्रेकआउट के चलते आपका टारगेट एरिया बनेगा 4800 से 4850 का। वीज लैब को लेकर ये व्यू, लेकिन कल भी नतीजों के लिहाज से काफ़ी एक्शन वाला दिन रहेगा। कल जो नंबर्स आएंगे उसमें सिप्ला के नंबर आएंगे, इंडसइंड बैंक के आएंगे, पावर ग्रिड के नंबर आएंगे। निफ्टी के 4 नतीजे हैं। इंडसइंड के नतीजे कैसे आएंगे, क्योंकि हमने एक्सिस बैंक को देखा, वहाँ से कमज़ोरी के संकेत मिले। फ्रेश एनपीए जो है यानी कि स्लिपेजेस हैं, वहाँ बड़ा उछाल और शेयर की आज पिटाई। इंडसइंड बैंक क्या थोड़ा ब्रीदर देगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि निफ्टी बैंक को ब्रीदर मिले। आज हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक 1600 रुपये सपोर्ट लेके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अगर और कुछ बैंकों का साथ मिल जाए तो ये जो टेंशन एक बिल्ड हो रहा है निफ्टी बैंक के अराउंड, ये थोड़ा सा ईज जरूर होगा। इंडसइंड बैंक से उम्मीदें क्या हैं, क्या अनुमान है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं। गौरव बताइए, नंबर क्या खुश करेंगे बाजार को? जी हाँ, तो आज अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो कहीं पे देखते हैं कि एस्टिमेट्स क्या बना रहे हैं एनालिस्ट। और सबसे पहले बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे इसमें 14% का हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर हम पीपीओके की तरफ बढ़े तो वहाँ पे उनका मानना है कि कहीं पे 8% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो कहीं पे एक मॉडरेट लेवल पे हमें देखने को मिल सकता है, और फी इनकम जो है वो कहीं पे सपोर्ट करेगा। बट इसके बाद अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो इस बैंक में भी कहीं पे प्रोविजन जो है वो आगे बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, और इसी के चलते हुए हमें कहीं पे पैट का ग्रोथ जो है, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी है, वहाँ पे 9% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें प्री क्वार्टरली अपडेट्स की तो पहले ही हमने देखा था कि एडवांसेस का जो ग्रोथ है वो लगभग 15% पे आ चुका था, जो कि कंपनी ने जो दिए हुए गाइडेंस जो है 18 to 22% का ग्रोथ उससे थोड़ा कम था। डिपॉजिट्स की भी अगर बात करें तो वहाँ पे भी बैंक ने ऐसे कहा था कि 16 to 18% के रेंज में ये डिपॉजिट्स ग्रोथ रह सकता है, बट ये जो एक्चुअल नंबर आया था प्रोविजनल अपडेट्स में वो 15% के पास ही आया था। तो वहाँ पे भी एक थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हमें पहले ही देखने को मिला था। और इसके आगे जाके सबसे मेन कंसर्न यहाँ पे भी एक प्रोविजंस और क्रेडिट कॉस्ट का कंसर्न जो है वो बिल्टअप होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो एनालिस्ट का मानना यह है कि अगर बैंक को देखें तो एमएफआई एक्सपोजर जो कि माइक्रो फाइनेंस लोन है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है, और इसी के चलते हुए कई रिस्क जो है क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने की और स्लिपेजेस बढ़ने की वो भी है इस क्वार्टर में इंडसइंड बैंक के लिए। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें टर्म डिपॉजिट रेट्स की तो बैंक का जो टर्म डिपॉजिट्स रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है अगर हम दूसरे पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो, और इसी के चलते हुए हमें कहीं पे जो कॉस्ट जो है क्रेडिट इसमें डिपॉजिट कॉस्ट में उसमें कहीं पे एक उछाल देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते नेट मार्जिन है वहाँ पे भी एक 5% का डिक्लाइन हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बैंक में देखने को मिल सकता है। बट आगे जाके जो ग्रोथ कमेंट्री रहेगी बैंक की तरफ से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पे मैनेजमेंट क्या कहता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और जैसे हमने कहा कि क्रेडिट कॉस्ट के ऊपर जो नॉर्मलाइजेशन के पे कोई कमेंट्स रहेंगे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमने अगर पहले कुछ क्वार्टर्स को देखा तो वहाँ पे भी हमने देखा है कि ये जो कंटिंजेंट प्रोविजंस है वो बैंक ने यूटिलाइज किए थे, और इसकी वजह से एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला था। तो इस क्वार्टर में भी इस पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूर नज़र बनी रहेगी कि कंटिंजेंट प्रोविजन पे बैंक का कहना क्या रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहीं पे एक गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट यहाँ पे भी क्रेडिट कॉस्ट जो है वो एक कंसर्निंग एरिया एनालिस्ट की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। कॉस्ट को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हैं, आउटलुक पर नजर रहेगी। कमेंट्री क्या आती है इंडसइंड बैंक की तरफ से, ये बड़ा क्रूशियल होगा। लेकिन राजेश सर, अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें अब तो इस साल निफ्टी बैंक इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है इंडसइंड बैंक ने बड़े मार्जिन से, और अब नजर इस पर है। आपको सर प्रॉब्लम क्या लग रही है इंडसइंड बैंक में, और आप बताएंगे कि आपकी नजर में कौन सा बैंक अभी ठीक है, क्योंकि एक राउंड की प्रॉफिट टेकिंग भी आ गई। जब 1500-1600 रुपए के आसपास एचडीएफसी बैंक था तो लोग कहते थे नहीं बहुत सस्ता है, चीप है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बड़े बैंकों की तरफ कंसंट्रेशन बढ़ा लें, स्विच कर लें बल्कि इंडसइंड बैंक से आईसीसी बैंक में या फिर एचडीएफसी बैंक में? देखिए आशीष जी, आपने बड़ी सही बात पकड़ी है कि बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है कई दिनों से। अब ये जो बाजार है ये साइकिल के 2 पहियों की तरह है, और अगर दोनों पहिए साथ नहीं चलेंगे तो बहुत दूर तक जा नहीं पाएंगे, और बैंक निफ्टी उसका एक बड़ा पहिया है। क्योंकि अगर निफ्टी में कंपोजिशन देखो तो करीब 35 से 37% बैंकिंग स्टॉक्स का है, और बैंकिंग स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लंबी अवधि या मध्यम अवधि के लिए निवेश कहाँ किया जाए। तो बैंक निफ्टी जो हुई वो ट्रेडिंग के नजरिए से हुआ कि लेवल्स क्रॉस नहीं कर रहे हैं।
बट अगर निवेश के हिसाब से बात की जाए तो जो भी नाम आपने गिनाए हैं उसमें 2 बैंक खास करके लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर में मुझे लगते हैं कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो कोटक है, एक एचडीएफसी बैंक है। खास एचडीएफसी बैंक पे अगर आप नजर डालने चाहोगे तो दुनिया का एक सबसे बड़ा बैंक हो गया है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है, नंबर्स ठीक-ठाक आए थे। अगर आप देखो तो उनकी जो सब्सिडियरीज है, चाहे वो लाइफ हो, एएमसी है, एग्रो, सब अच्छा खासा काम कर रही है। अगले साल बैंक करीब-करीब 80,000 करोड़ का बॉटम लाइन डिक्लेयर करने की क्षमता रखती है। निफ्टी में वेटेज करीब-करीब 14% का है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और जैसे कि ये बातें हो रही कि एमएससीआई वगैरह में आगे आने वाले दिनों में जुड़ जाएगा वगैरह, तो मुझे लगता है कि वहां से एक अच्छा जंप आएगा। और दूसरे अगर कोटक को देखो तो कोटक के नंबर्स अच्छे आए, एसेट क्वालिटी सुधर रही है। बैंक ने कई दिनों से परफॉर्म नहीं किया है, जबकि उनके साथ भी वही बात है कि उनकी सब्सिडियरीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, वैल्यूएशन बहुत अच्छे। मुझे लगता है कि ये 2 लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक है जहां पे मध्यम से लंबी अवधि वाले निवेशक नजर रख सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर की बात की जाए तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप में स्टेट बैंक और मिड कैप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये 2 ऐसे नाम है जहां बिल्कुल निवेश करना चाहिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी सर, ऐसा क्या खास हो रहा है सर उसमें? किसमें? बैंक ऑफ महाराष्ट्र में? बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अगर आप देखो तो पिछले 4 क्वार्टर से लगातार अच्छी परफॉर्मेंस में माने बेहतर होता जा रहा है हर क्वार्टर में। एसेट क्वालिटी ऑलमोस्ट 0% पे 0.1 0.2% पे एनपीएज आ गए हैं। बढ़त सारे पैमाने पे, चाहे वो डिपॉजिट्स हो, एडवांसेस हो, ग्रोथ हो, सब में ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक के जितने भी बैंक्स हैं उसमें अगर कब कंपेयर करोगे तो सारे पायदान पे ये बेहतर पड़ रहा है। वैल्यूएशन अच्छे है और मुझे लगता है कम से कम 80 रुपए का टारगेट यहाँ आने वाले दिनों में आ सकते हैं। सर अच्छी चीज़ें बताई हैं राजेश सर ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। एक और चीज़ जान लीजिए, 2024 में इसी साल में ये शेयर हो गया अपने भाव से डबल। 35 रुपए के आसपास इसके भाव थे, अब देखिए ये 66-67 रुपए के आसपास के प्राइस हो गए हैं। तो यहाँ से और बड़ी तेज़ी की आप उम्मीद करके चल सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, और कोटक बैंक पर भी फोकस है। प्रदीप जी, आपको कोई ट्रेड दिख रहा है क्या बाजार में बीटीएससी करने के लिए अभी? देखिए, ऑटो इंसुलिन स्पेस से मदरसोन सुमी वायरिंग है, उसको बीटीएससी करना चाहेंगे। स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज हमने देखा है पिछले 1-1.5 महीने का, और फिर आज के सेशन में आर्ली चार्ट पे अच्छे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। 74.15 के करंट रेट पे इसको लिया जा सकता है। 72.50 का स्टॉप लॉस रहेगा, 76.50 के टारगेट रहेंगे। ठीक है, तो मदरसन वायरिंग, इस पर आप नजर रख सकते हैं। इस बीच एक और नतीजे आए आपकी स्क्रीन पर। आवास फाइनेंशियल्स नतीजों के बाद स्टॉक में रिएक्शन भी दिख रहा है, थोड़ा मजबूत हुआ है शेयर। एनआईआई में 8% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, और एक एक करके नंबर्स आपके सामने रखेंगे। आवास फाइनेंशियल्स के नतीजे फिलहाल ब्याज से आए 8% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये हैं कुछ नतीजे, एक एक नंबर्स एक एक करके आपके सामने और भी नंबर्स आएंगे। लेकिन अक्षय, आपसे एक सवाल होगा लॉरस लैब्स पे। अभी थोड़ी देर पहले नतीजे आए, नतीजों के बाद हमने गिरावट देखी, लेकिन जैसे जैसे मैनेजमेंट कमेंट्री आ रही है स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिल रही है। लॉरस लैब्स में क्या कोई ट्रेड लेके जाना चाहिए, या फिर पोजिशनल लिहाज से आपका क्या व्यू बन रहा है स्टॉक में, क्योंकि काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है शेयर ने? बिल्कुल, थोड़ी सी उटल पुटल जरूर रही है रिजल्ट के बाद, पर अगर आप ओवरऑल प्राइस का प्लेसमेंट देखें जहां से डे ट्रेडिंग में अच्छा उछला है स्टॉक, वो है 420-425 का एरिया। ये बहुत ही अहम स्तर है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से ये स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम सपोर्ट जोन है। यहाँ से स्टॉक का रिकवर कर जाएगा तो स्टॉक वापस 460-470 तक छू सकता है, और ये एक ट्रेंड डिसाइडर वाला सपोर्ट है। तो मैं कहूंगा जिनको ट्रेडिंग के लिहाज से बाय करना है, बहुत ही सही पॉइंट है रिस्क रिवॉर्ड के पे ऑफ से। आप डे लो के नीचे स्टॉप लॉस बना के लॉरस लैब में बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ से रिकवर किया तो 407 और 470 ये दो आपका टारगेट एरिया रहेगा। 60-470 ये टारगेट एरिया लॉरस लैब के लिए। अक्षय जी, फार्मा में चूंकि आप लॉरस लैब चेक करें, सन फार्मा भी चेक कीजिए। शुरुआत शांत हुई थी, लेकिन डे हाई के आसपास क्लोजिंग देने जा रहा है, और आज इसका नया 52 वीक हाई भी बना है। इसको भी बीटीएसटी करें?
बिल्कुल अभिषेक जी, इसमें बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट सुबह ही हो चुका था। इस जब भी जैसे ही स्टॉक ने 1630 का स्तर पार कर गया, पर बहुत ही एक अच्छा खासा 2.5-3% का मूव हो चुका है। हालांकि स्टॉक का पोजीशनिंग स्ट्रांग है अभी भी। मैं बीटीएसटी के लिए इतना कुछ कॉन्फिडेंट नहीं हूं इसमें, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है कि आपको लेके रखना है और आप इसमें टाइम देंगे तो आपको 1750 तक टारगेट बनते हुए दिखेगा। बीटीएसटी के लिहाज से अगर आपको लेना है तो डीवीज लैब बाय कीजिए, जो मैंने कुछ ही देर पहले आपके शो पे रेकमेंड करा है। उसका सेटअप थोड़ा बीटीएसटी के लिहाज से अच्छा सेटअप बन रहा है, वहां पे जल्द गेन्स बनने के स्कोप ज्यादा है। तो डीवीज लैब मेरा बीटीएसटी के हिसाब से बाय रहेगा। सन फार्मा बाय जरूर है, पर थोड़ा पोजिशनल आउटलुक है, जहां पे 1750 का टारगेट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1595। डिवीज लैब, सन फार्मा। अब देखिए बाजार बंद में 2 मिनट का समय रह गया है, लेकिन 1 मिनट में समय लूंगा। और चेन्नई पेट्रो के नतीजे आ गए हैं। एबिडा है 36% कम, 663 करोड़ रुपए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये नतीजे हैं, यानी तिमाही आधार पर। मार्जिन भी घटा है, 5.9 से घटकर 3.9%, ये भी खराब हुआ है। हालांकि शेयर चला बहुत है। ये शेयर 400 रुपए का था, 1200 रुपए तक बजट के ठीक पहले था, और ऊपरी स्तरों से फिर प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ है चेन्नई पेट्रो। राजेश सर, चेन्नई पेट्रो आपका व्यू चाहिए सर। कंपनी कैसी लग रही है? बहुत ज्यादा चली थी, अब थोड़ा कंफ्यूजन है, नीचे आया है, लेना है क्या इसको? राजेश सर? राजेश सर को आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, चलिए सर अनम्यूट कीजिए, फिर आप जवाब दे पाएंगे? समय बहुत कम है थोड़ा सा। आ नहीं पा रही, आवाज नहीं आ पा रही, कुछ तो दिक्कत है। देखिए मानसून भी चल रहा है और बारिश हर जगह हो रही है। मुंबई में तो बारिश थम नहीं रही है। कलकत्ता का हाल, अभी राजेश सर से बात होती है तो पूछ लेते क्या हाल है। लेकिन 1 मिनट का समय बच गया है, और आज की हम बाजार की अगर हम स्थिति के बारे में बात करें तो अच्छी चीज यह है कि रिकवरी बहुत अच्छी आई है। मतलब लिक्विडिटी का जो फोर्स है ना, वो बाजार को नीचे जाने नहीं दे रहा है। रिकवरी 24,418, यानी कि करीब करीब 200 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में आई है। हालांकि निफ्टी बैंक अभी भी वहां पर थोड़े से प्रॉब्लम है, डिस्पाइट द फैक्ट कि एचडीएफसी बैंक का प्रदर्शन आज ठीक रहा है। एचडीएफसी बैंक ने करीब करीब 1% ऊपर की क्लोजिंग देने जा रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक 425 अंक की हमने कमजोरी देखी है। आज के जो सुपरस्टार जो शेयर रहे वो है टाटा मोटर। क्या बेहतरीन तेजी देखी हमने। ये शेयर आपको हाईलाइट तब कराया था जब बमुश्किल 1.5% के आसपास की तेजी थी। हमने इस पर आपके लिए ट्रेड भी समझा था, और अभी देखिए डे हाई के आसपास करीब करीब 1100 रुपए के भाव के आसपास तक ये पहुंच गया शेयर। 6% की बढ़िया तेजी, टॉप गेनर। ऑयल एंड गैस स्पेस में लगातार हम मोमेंटम देख रहे हैं, चाहे वो ओएमसीज हो, चाहे एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज हो, चाहे वो गैस वाली हो, चौतरफा तेजी है। आज ओएनजीसी, बीपीसीएल ये शेयर अच्छी तेजी के बंद हुए हैं। इसके अलावा एचपीसीएल में भी अच्छी तेजी रही, पेट्रोनेट में बढ़िया तेजी रही, आईओसी में अच्छी तेजी रही। ये पूरा का पूरा सेक्टर बहुत अच्छे से बजिंग है। और फार्मा की बात करें तो आज आप देखेंगे कि बायोकॉन, सन फार्मा, ये कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर आज बढ़िया तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। लेकिन अगर बैंकिंग में अगर आप दूसरी साइड देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक चला, लेकिन इंडसइंड बैंक जिसके नंबर कल आएंगे, आईसीआईसीआई बैंक ये नहीं चले, और इसकी तरफ से हमने प्रेशर भी देखा। एक्सिस बैंक 5% टूटकर ये निफ्टी का टॉप लूजर ये शेयर आज का रहा। कंजम्पशन में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है। नेस्ले कमजोर हुआ। आज हमने आईटीसी को थोड़ा सा कमजोर होते ऊपरी स्तरों से देखा। टाइटन में बड़ी तेजी हुई थी, टाइटन का शेयर थोड़ा सा स्लिप किया, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं एक संतुलन वाली स्थिति रही। अगर आप एडवांस डिक्लाइन को रेशियो को देखेंगे, 1274 शेयर मजबूती वाले रहे, और 1203 शेयर आज हमने देखा कि ये कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। तो जुलाई सीरीज की जो एक्सपायरी आज खत्म हो गई। 2.5 अंक ऊपर निफ्टी बंद हुआ है, 24,416। लेकिन आप ये हेडलाइन इंडेक्स में ये बस नोट मत कीजिए, ये देखिए कि रिकवरी किस तरह की आई है, और रिकवरी रही है बहुत शानदार। 80,000 के ऊपर का इंडेक्स हम सेंसेक्स को फिर से देख रहे हैं। लेकिन कुछ शेयर फाइनेंशियल्स में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एमएनएम फाइनेंस ये कमजोर रहे। आरबीएल बैंक में आज एक ब्लॉक लगा, अब ये शेयर कमजोर हुआ। और कंज्यूमर ड्यूरेबल में अगर हम बात करें तो वोल्टास के शेयर में आज थोड़ी थोड़ी
हमने कमजोरी देखी है। तो एक मिक्स सेट ऑफ हमने मूवमेंट बाजार में देखा। ऑटोज में स्टैंड आउट रहा टाटा मोटर, लेकिन ऑयल एंड गैस, इंफ्रा में एल&टी, इसने बाजार को बढ़िया सपोर्ट देने का काम किया है, लेकिन निफ्टी बैंक से सपोर्ट गायब रहा। इसके चलते आज हमने सपाट क्लोजिंग देखी है। चलिए शो को यहाँ समाप्त करेंगे, लेकिन अपने मेहमानों से आज अलविदा लेने से पहले डिस्क्लोजर्स लेते हैं। अक्षय जी, कोई डिस्क्लोजर आपका? डिस्क्लेमर है, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग है नहीं स्टॉक मार्केट में, और जो शेयर आज आपके शो पे डिस्कस करा है, कुछ शेयर हमने हमारे क्लाइंटों को भी रिकमेंड करा। ठीक है, प्रदीप जी आपका कोई डिस्क्लोजर? शो के दौरान जो भी स्टॉक डिस्कस किए हैं उसमें हमारे क्लाइंट्स का और मेरा पर्सनल होल्डिंग भी हो सकता है। थैंक यू। ठीक है, राजेश सर आपकी आवाज चली गई थी सर, एक डिस्क्लोजर दे दिए और ये भी बता दिए कि अगर आपके शहर में बारिश कैसी हो रही है कलकत्ता में अभी? डिस्क्लोजर के हिसाब से अगर कहा जाए तो जो भी शेयर डिस्कस किए मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी नहीं है, क्लाइंट्स के रिकमेंडेशन दिए हुए हो सकते हैं। और बारिश तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं हो रही है, समझिए कोई 2-4 मिनट कभी होती है तो होती है, अदरवाइज वैसे कोई खास बारिश नहीं है अभी तक। सर आइए मुंबई घूम के जाइए आप, क्या बेहतरीन बारिश हो रही है। तो वही करना पड़ेगा लगता है, या फिर आप वहां से थोड़ी सी और बड़ा पाव या वहां से थोड़ी सी भेज दीजिए हमारे लिए। कोशिश करते हैं सर, कोशिश करते हैं, बारिश तो भेजनी ही पड़ेगी यहाँ से। बहुत अच्छा मौसम है, बड़ा प्यारा है। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ समाप्त करेंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए आप इजाज़त। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको कराएंगे हम कल की तैयारी। प्रशांत जुड़ जाएंगे हमारे साथ।